हेलो, माई सेल्फ हितेश कौशिक और सिविल स्टैप के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम डिस्कशन करेंगे एचपी एलाइड के एग्जाम के अंदर मेंस में जो जीएस के पेपर 1 में जो हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन था आपके पेपर का जीएस 1 का, तो ये था दिस क्रिटिकली डिस्कस द इकोनॉमिक व्यूज ऑफ महात्मा गांधी, ये पूछा गया था। अब अगर आप देखो तो हमने ऐसा कुछ जो है वो कराया हुआ है आपको क्वेश्चन, वो बच्चों ने किया था। व्हाट वाज गांधीज आइडिया ऑफ ट्रस्टीशिप एंड हाउ डिड इट शेप हिज इकोनॉमिक फिलॉसफी, मतलब उनके इकोनॉमिक विचारों पर हमने क्वेश्चन डाला था। ऑल्दो डायरेक्टली वो बिल्कुल वैसा नहीं था बट समहाउ रिलेटेड था। उसके अलावा भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही, मैंने उसके ऊपर अपनी क्लास के अंदर हमने गांधीयन फिलॉसफी की रेलेवेंस मॉडर्न टाइम्स में वो डिस्कस किया था, तो इसका एक स्निपेट है। इसमें मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जो है वो बेसिकली ये सेल्फ सफिशिएंसी का जो आइडिया गांधी जी ने दिया था उसके ऊपर आधारित है। उसके अलावा गांधी जी का एक नारा था या उनका एक आइडिया था प्रोडक्शन बाय मासेस इंस्टेड ऑफ मास प्रोडक्शन, ये भी उनका इकोनॉमिक आइडिया था जो गांधी जी का, ये हमने डिस्कस किया हुआ है अपनी क्लास में। ठीक है, तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन जो पूछा गया था कि आपको उसको कैसे हैंडल करना चाहिए था। तो क्वेश्चन जो था वो ये था, डिस्कस क्रिटिकली इकोनॉमिक व्यूज ऑफ महात्मा गांधी, और फिर इसका जो मॉडल आंसर है वो हम देख लेते हैं। देखो, पहले आप इंट्रोडक्शन पार्ट बनाएंगे पेपर में, तो उसमें आप जो जीएस पेपर 1 का जो पहला क्वेश्चन था कि गांधी जी की इकोनॉमिक फिलॉसफी जो है उनके एथिक्स या एथिकल आइडियाज से जुड़ी हुई थी, उनकी सिंप्लिसिटी को दर्शाती थी, साथ ही सेल्फ रिलायंस का आइडिया उनका, ऊपर से कैपिटलिस्टिक और सोशलिस्टिक मॉडल्स के बीच का उन्होंने कहीं रास्ता खोज लिया था। जो दो आइडियोलॉजी डोमिनेट करती थी ना, उनके बीच का कहीं रास्ता खोज लिया था गांधी जी ने अपनी इकोनॉमिक आइडियाज में। ठीक है, तो उनका मानना था कि सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, कि मतलब आप जो भी कोई सिस्टम फॉलो करें वो ऐसा होना चाहिए कि जिसे आप लॉन्ग टर्म तक जो है वो फॉलो कर पाए, ऐसा ना हो कि आप उसको बीच में ही छोड़ दें। ठीक है, और लेकिन ऑल्दो उनका कुछ क्रिटिसिज्म भी हुआ कि कुछ चीजों में वो इम्प्रैक्टिकल थे और आइडियलिस्टिक नहीं थे, और मॉडर्न इकोनॉमी के हिसाब से वो रियल वर्ल्ड में वो चीजें चल नहीं पाती, ऐसा उनका कुछ क्रिटिसिज्म, वो हम इसमें डिस्कस भी करेंगे मेन बॉडी के अंदर। ठीक है, अब देखो देख लेते हैं कि क्या थे गांधी जी के विचार एक एक करके। सबसे पहले स्वदेशी को लेके, अब देखो क्रिटिकल पर्सपेक्टिव हम देख रहे हैं मेन बॉडी में, की टेनेट्स एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव। स्वदेशी और विलेज सेंट्रल इकोनॉमी होनी चाहिए, गांधी जी का मानना था पहला विचार। यानी इकोनॉमी को लेकर उनका विचार क्या था कि सारी चीजें स्वदेश निर्मित होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा ग्राम वो सेंटर होनी चाहिए जहां से सारी चीजें प्रोड्यूस की जानी चाहिए। ठीक है, तो आर्थिक केंद्र जो है वो विलेजेस को होना चाहिए। गांधी जी का व्यू, अब बेसिकली वो कहते थे कि खादी का हम प्रयोग करें, खादी स्वदेशी है और इसके जरिए हमारी कॉलोनियल प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंस कम हो जाएगी। मतलब जो ब्रिटिश एरा के जो भी प्रोडक्ट्स थे या जो कपड़ा वो बना के वहां से ला रहे थे मशीन निर्मित, उसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम खादी का प्रयोग करेंगे तो। ठीक है, और स्ट्रेंथ की बात करो, स्ट्रेंथ में प्रमोट सस्टेनेबिलिटी। खादी ऐसी चीज है जिसे हम लॉन्ग टर्म तक बना सकते हैं, और वो कोई ना तो वो कोई कार्बन फुटप्रिंट बेसिकली जो वो ज्यादा प्रोड्यूस करती है बेसिकली, यानी कि उसके एनवायरनमेंट के नजरिए से भी कोई नुकसान नहीं है। खादी एक ऐसी चीज है जो वैसे भी हम लॉन्ग टर्म तक जिसको अपनी प्रैक्टिस में रख सकते हैं, और साथ ही पर्यावरण को भी वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। और ट्रेडिशनल लाइवलीहुड, मतलब जो देसी तरीका है हमारा कपड़ा बनाने का, इससे ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, गांधी जी का यह मानना था। और लोकलिज्म और सर्कुलर इकोनॉमी, आप ये सोच के देखें कि इससे लोकल लोगों को फायदा होगा, आम लोगों को, और पैसा हमारे यहां ही सर्कुलर वे में घूमता रहेगा हमारे सिस्टम के अंदर ही। तो ये गांधी जी का मानना था, और ये एक स्ट्रेंथ भी है बेसिकली, सच में ये कारगर चीज भी है साथ में। अब क्रिटिसिज्म, गांधी जी का ये आइडिया इम्प्रैक्टिकल था। आप ग्रामीण अगर मॉडल पे जाते हैं तो यानी आपकी प्रोडक्शन सिर्फ विलेजेस तक सीमित रहेगी और आप अपने आप स्केल नहीं कर सकते। और शायद जो आज की दुनिया है जिसमें आप देखते हैं कि जो चाइना जैसे देश, यूएस जैसे देश जो ग्लोबल मार्केट्स एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो वो शायद छोटे छोटे ग्राम वो सारी जो चीजें अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन की जरूरत पड़ी पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को टैकल करने के लिए। तो ये स्वदेशी से शायद पॉसिबल ही नहीं था कि सिर्फ स्वदेशी
चीजें बना करके और सिर्फ विलेज सेंट्रिक इकोनॉमी बना के हम नहीं चल सकते। तो ग्लोबलाइजेशन के रास्ते में ये बहुत बड़ा जो है वो एक ये कह लो कि एक बाधा बन के आ जाती है। तो स्वदेशी जो है ना, हमें दुनिया भर की इकोनॉमी से आइसोलेट कर देगा। हम सिर्फ अपनी जरूरत की चीजें बनाएंगे ना, उससे ज्यादा तो बना ही नहीं पाएंगे अगर छोटे छोटे गांव में बन रही है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें कुछ क्रिटिसिज्म्स भी हैं। नेक्स्ट, ट्रस्टीशिप और वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन। अब गांधी जी का ट्रस्टीशिप वाला आइडिया ये हमने पेपर में डाला था। गांधी जी का ट्रस्टीशिप को लेके क्या है कि गांधी जी का ये मानना है कि जो अमीर हैं दे आर ट्रस्टीज ऑफ द वेल्थ, और ये वो लोग जो कैपिटलिस्ट के लिए काम करते हैं उनके अंडर, उन सबकी वेल्थ के एक तरीके से केयर टेकर हैं वो। ठीक है, और स्ट्रेंथ इसमें क्या है, इससे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसी चीजें जो मॉडर्न आइडिया हैं वो स्ट्रेंथन करने में मदद मिलती है। मतलब जो कॉर्पोरेट्स हैं, अब अगर वो अपनी जिम्मेदारी समझे कि हमें समाज को वापस कुछ देना है, तो इसीलिए उनको जो है वो बेहतर काम करना होगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों के भले के लिए उनको जो है इनिशिएटिव्स उठाने होंगे। तो ये एक तरीके से गांधीयन आइडिया का एक स्ट्रेंथ है। लेकिन क्रिटिसिज्म, अब देखो कि वॉलंटरी कंप्लायंस, पहली बात कि अगर किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि मुझे समाज को ये बेहतर करना है या ये चीजें करनी है, कोई अगर कॉर्पोरेट्स या फिर जो है वो आप ये कह लो जो कैपिटलिस्ट अगर इस तरीके का इनिशिएटिव लेना चाहते हैं तो वो उसके ऊपर है। कोई मॉरल, उसके ऊपर कोई जो है लीगल बाइंडिंग तो नहीं है ना कि आप अगर इतना कमा रहे हैं समाज से तो इतना आपको वापस देना है। तो ये वॉलंटरीली है ना, तो इसीलिए कोई तो करता जाएगा इस तरीके के इनिशिएटिव, कोई नहीं करेगा, तो इससे गैप्स बनते जाएंगे। और इंसेंटिव्स, अब क्रिटिक्स ये कहते हैं कि इससे प्रॉफिट मोटिव जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, और जिससे अगर प्रॉफिट नहीं रहा तो इनोवेशंस नहीं होंगी और साथ में इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी अच्छा नहीं है कि अगर सिर्फ इसी तरीके के कार्य जो है वो किए गए। ठीक है, यानी कि कभी भी कैपिटलिस्ट जो है जब तक अपने खुद के गेन्स के लिए या अपने ऑर्गेनाइजेशनल गेन्स के लिए काम नहीं करेगा, अगर सिर्फ उसका मकसद यही रहेगा कि वो सिर्फ जो है वो सब कुछ दान करता रहे या फिर जो है वो सोसाइटी को ही देता रहे, तो फिर उसके ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक इसके सामने क्रिटिसिज्म है। साथ ही में रिजेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब गांधी जी इकोनॉमिक व्यूज में यहां थोड़ी सी उनकी रिजिडिटी दिखती है जब वो ये कहते हैं कि भाई बड़ी फैक्ट्रियां नहीं होनी चाहिए, सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होनी चाहिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन के खिलाफ दिखाई देते हैं और रूरल कम्युनिटीज और लोकल वर्कर्स ही चीजें बनाएं और मशीनों की जरूरत नहीं है। वो कॉटेज इंडस्ट्रीज के समर्थक थे। ऑल्दो इससे फायदा क्या होता है, स्ट्रेंथ क्या है कि इससे छोटे रोजगारों को, छोटे आर्टिसंस को मदद मिलती। अर्बन रूरल डिवाइड खत्म होने थे, ठीक है, होते या फिर होते भी हैं, आए हैं अब तक जहां जहां भी हमने ये फॉर्मूला अपनाया है। और इको फ्रेंडली नॉन पोल्यूटिंग जो है वो एनवायरनमेंट क्रिएट होता। ठीक है, लेकिन क्रिटिसिज्म क्या है, हमारे यहां पे 1991 के बाद जो इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया तो इससे हजारों लाखों लोगों को काम मिला और इससे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ी जो शायद पॉसिबल नहीं होती अगर वो गांधीयन आइडिया को हम फॉलो करते। तो इसीलिए क्रिटिसिज्म है। और टेक्नोलॉजिकल स्टैग्नेशन, अगर आप सिर्फ कॉटेज इंडस्ट्रीज में रहेंगे तो तरीके जो इनोवेशन है वो नहीं हो पाएगी, वो उसी तरीके को बार बार फॉलो करते रहेंगे और उससे कोई बड़ा जो है प्रोडक्शन नहीं कर सकते आप, ना ही कोई ग्रोथ अचीव कर सकते। तो ये उसकी कुछ जो है वो क्रिटिसिज्म है। ये हमने क्यों किया है, हर पॉइंट के साथ क्रिटिसिज्म ऐड, उसके पीछे रीजन है। अगर आप क्रिटिसिज्म ऐड करते तो आप वो वाला ये जो आप इसको एड्रेस कर रहे हैं, मतलब क्रिटिकली डिस्कस द इकोनॉमिक व्यूज ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, आपने यहां पे दिया है ना उसने कीवर्ड क्रिटिकली डिस्कस, तो क्रिटिकली डिस्कस के लिए आपको नेगेटिव एस्पेक्ट भी जरूर जो है वो साथ में डिस्कस करना ही होगा। साथ ही में अब ओवरऑल इसको कंक्लूड करना इज नॉट डिफिकल्ट। इसमें जो है आप पॉजिटिव्स नेगेटिव्स का सम अप करके लिख सकते हैं कि गांधीज आइडियाज आर रेलेवेंट इन दीज टर्म्स एंड नॉन रेलेवेंट इन दीज टर्म्स। तो वो बिल्कुल इसी में से आपका सारा क्यूज आ जाएगा, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, ऑल्दो आप मॉडल आंसर देख लेना अगर आपको लगता है कि आपको इसमें कमी लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन था थ्रो लाइट ऑन फॉर्मेशन एंड एक्टिविटीज ऑफ होम रूल लीग ऑफ एनी बसंत। तो एनी बसंत के होम रूल लीग पर सवाल था और एनी बसंत से रिलेटेड सवाल पूछा गया। हमारे यहां आप देखेंगे तो हमने एचपीएस मेन सेक्शनल टेस्ट नंबर 5 में ये क्वेश्चन था, एनी बसंत प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल एंड सोशल रिफॉर्म, डिस्कस हर कंट्रीब्यूशन टू इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट एंड हर एफर्ट्स इन प्रमोटिंग एजुकेशन एंड कल्चरल रिवाइवल।
ये क्वेश्चन जो इसमें था ये ज्यादा इंक्लूसिव है, ज्यादा चीजें कवर करता है, और इसके अंदर जैसे हमने होम रूल मूवमेंट भी कवर किया है और उनका नेशनल कांग्रेस में रोल, उनकी न्यूज़पेपर पॉलिटिकल राइटिंग्स, ये सब हमने कवर किया था इस क्वेश्चन में। उसके अलावा एनी बसंत के ऊपर एक और क्वेश्चन था हमारे वैल्यू एडिड सेशन में जो मैंने कराया था, उसके अंदर थियोसॉफिकल सोसाइटी में एनी बसंत का रोल और पॉलिटिकल एक्टिविज्म, फिर से पॉलिटिकल एक्टिविज्म के अंदर होम रूल लीग आ गया, तो वो हमने कवर किया था एक और क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब देख लेते हैं कि ये जो सवाल पूछा गया था, पूछा क्या गया, ये आपका क्वेश्चन था, थ्रो लाइट ऑन फॉर्मेशन एंड एक्टिविटीज ऑफ होम रूल लीग बाय एनी बसंत। तो उसमें हमने क्या आंसर करना था, पहले तो आप इंट्रोडक्शन में बताएंगे कि होम रूल लीग क्या है। एक्चुअली होम रूल लीग के बारे में बताते कि दिस वाज अ मूवमेंट बिटवीन 1916 टू 1918। ठीक है, आपने इंट्रोडक्शन पार्ट में ये दिया। उसके बाद कि इसमें इंडिया की फ्रीडम की डिमांड की गई थी और उसके अलावा सेल्फ गवर्नमेंट हासिल करने के लिए ये शुरू किया गया था प्रोग्राम। और इसको शुरू करने वाले एक नहीं दो डिफरेंट लोग थे, एक थी एनी बसंत और उनके साथी थे बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने मासेस को इकट्ठा किया था पीसफुल एजिटेशन के लिए, ये आपने इंट्रोडक्शन में दे दिया, डन। अब आ जाओ मेन बॉडी में, फॉर्मेशन एंड इंपैक्ट। ठीक है, ठीक है, पहला डुअल लीडरशिप थी इसमें, इंडियन होम रूल लीग महाराष्ट्र में बनी, कर्नाटक और सेंट्रल इंडिया में, और दूसरी एनी बसंत ने बनाई ऑल इंडिया होम रूल लीग जो बाकी पूरे हिंदुस्तान में एक्टिव रही सितंबर 1916 में। और दूसरा कॉन्टेक्स्ट इसमें, इसने वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज जिसके जरिए इंडिया को सेल्फ गवर्नेंस हासिल हो सकती थी, ऐसा एनवायरनमेंट तैयार किया, डन। उसके बाद एक्टिविटीज और स्ट्रैटेजीज क्या थी, प्रोपेगेंडा, बेसिकली दोनों ही लीग्स ने लेक्चर्स ऑर्गेनाइज किए, इन्होंने पैम्फलेट्स बांटे जितने हो सकते थे, इन्होंने न्यूज़पेपर्स के जरिए नेशनलिस्टिक आइडियाज को लोगों तक पहुंचाया, ये प्रोपेगेंडा था। मास मोबिलाइजेशन, पब्लिक मीटिंग्स की और स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट हासिल किया, और साथ ही सेल्फ रूल को लोगों के बीच में पॉपुलराइज किया कि भाई ये होना चाहिए ताकि हम अपने लिए मन मुताबिक लॉज जो हैं वो बनवा सकें। ठीक है, और साथ ही प्रोफेशनल और विमेन की इन्वॉल्वमेंट भी हमने इसमें हासिल की। ठीक है, और गवर्नमेंट क्रैकडाउन, अब अगर इसमें देखें तो सरकार ने भी इसके ऊपर रोक लगाने की कोई भी कसर नहीं छोड़ी। एनी बसंत को अरेस्ट कर लिया गया था 1917 में। ठीक है, बट ये मूव बैकफायर कर गया था और उसके बाद फिर सरकार को बैकस्टेप लेना पड़ा था और मॉन्टेग्स डिक्लेरेशन से यह कहना पड़ा कि जो सेल्फ गवर्नेंस है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का भी एम है कि इंडिया को दिया जाए, और अब से अगर कोई सेल्फ गवर्नेंस की बातें करेगा तो वो क्राइम नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये हुआ था। नेक्स्ट आउटकम्स में अवेयरनेस, लीग ने सेल्फ रूल के आइडिया को लोगों तक पहुंचाया कि क्यों जरूरी है और क्या फायदा होगा, और ये एक नींव बना, ये एक फाउंडेशन बना फ्यूचर मूवमेंट्स के लिए, जिनमें यही बात जो है बार बार जोर देके कही गई कि हमें सेल्फ गवर्नेंस दी जाए, हमें सेल्फ रूल दिया जाए, और जो आगे चल के प्रोपोगेट हुआ आइडिया स्वराज में। ठीक है, तो कंक्लूजन, although home rule movement was a short-lived idea, but it created a conducive environment for future movements, especially the idea of Swaraj took place from here. तो यहीं से उसने जगह ली, और इसके बाद फिर आगे नेशनल मूवमेंट में जो भी हुआ, that became the reason for India's independence later on. तो ये सिंपल है, ऐसे आपको आंसर करना था। ठीक है जी, अब देख लेते हैं थोड़ी गूगली जो पेपर में डाली गई है उससे। पेपर में गूगली क्या डाली गई थी, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, हाउ कल्चर हेल्प्स इन यूनिफाइंग पीपल, एक्सप्लेन विद सूटेबल एग्जाम्पल्स। क्या गूगली है, देखें, उसने कहा कि कल्चर कैसे लोगों को इकट्ठा करने में मदद करता है और कुछ एग्जाम्पल्स देने जरूरी है। तो देख लेते हैं। पहली बात, कल्चर, ऑब्वियसली कल्चर इज ए यूनाइटिंग फोर्स इन एनी सोसाइटी। ठीक है, और एनी सेटअप, गिवन सेटअप, उसके अंदर कल्चर का बहुत बड़ा योगदान होता है लोगों को इकट्ठा करने में। कल्चर में जिसमें सेम लैंग्वेज या लिंग्विस्टिक कल्ट एक रीजन हो सकता है कल्चर को बाइंड करने के पीछे, धार्मिक कारण भी हो सकता है, रिलीजियस जो है वो रिलीजन भी हो सकता है उस कल्चर का आधार, या फिर और जो रीजनल डाइवर्सिटी बेसिकली हम ये कहते हैं, ये सब है हमारे यहां पर। लेकिन कुछ चीजें हैं जो हमें जोड़ती हैं। आप देखो, मतलब हमारे यहाँ पे भाषा अलग अलग बोली जाती है ना, मराठी बोल रहा है कोई, बंगाली बोल रहा है कोई, जो है वो भोजपुरी बोल रहा है कोई, हिंदी पंजाबी सब बोलते हैं। ठीक है, साथ ही रिलीजियस, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब अलग अलग धर्म है, बुद्धिज्म जैनिज्म, उसके अलावा रीजनल डाइवर्सिटी है।
रीजनल बेसिस पे भी लोग एक दूसरे से डिफरेंट है, बट कुछ चीजें जो हमारे बीच के इन गैप्स को खत्म करती हैं, डिवाइड्स को खत्म करती हैं, वो क्या है? लैंग्वेज, फेस्टिवल्स और आर्ट। तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, फेस्टिवल, आर्ट और लैंग्वेज, ये सारे डिवाइड्स खत्म करती हैं। ठीक है ना? चलो, पहला कल्चर एज ए यूनिफायर, तो सबसे पहले फेस्टिवल्स और रिचुअल्स को ले लेते हैं। दिवाली इज सेलिब्रेटेड बाय ऑलमोस्ट पीपल ऑफ एवरी रिलीजन, हिंदू, सिख, जैन, सभी इसको सेलिब्रेट करते हैं। ईद इज ऑल्सो जो अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय डिफरेंट कम्युनिटीज। ठीक है, तो ये इंटरफेथ हार्मनी के लिए ये बहुत अच्छे रिलीजन्स और ये यूनिफायर बन जाते हैं हमारे समाज में। उसके अलावा इंपैक्ट आप ये देख लो, फेस्टिवल्स कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जो है वो एनेबल करते हैं, मतलब लोग जो है वो मिलजुल के काम करते हैं। ठीक है, और म्यूचुअल रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए। जैसे आपने देखा होगा ना कि जो हिंदू कम्युनिटी है वो ईद के मौके पर जो है मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को जो है वो मिठाइयां देती हैं, उनसे मिठाइयां एक्सेप्ट करते हैं। ऐसे सिमिलर दिवाली पर भी देखने को मिलता है। तो ये क्या है कि फेस्टिवल ना लोगों को जोड़ते हैं। ठीक है, दूसरा लैंग्वेज और लिटरेचर। लैंग्वेज, देयर आर 22 लैंग्वेजेस जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए जिनको मान्यता दी गई है। ठीक है, तो ये बेसिकली ये हमारी नेशनैलिटी को दिखाता है। अब जैसे हमारे नेशनल एंथम को ले लो आप, या इनके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर डिफरेंट लैंग्वेज के लोग, डिफरेंट रीजन्स के लोग, जैसे उसके अंदर बोलते हैं ना गुजरात, सिंध, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, डिफरेंट रीजन्स जिनको जोड़ता है ये। ठीक है, तो बेसिकली ये जो एक लिटरेरी वर्क है हमारा, क्या हमारा नेशनल एंथम हो गया। उसके अलावा ऐसे बहुत सारी जिसके अंदर अलग अलग रीजन्स को या रिलीजन्स को जोड़ने की बात होती है, तो वो सारे जो है ना वो करते क्या है, वो यूनिफायर का काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे गीत जो लिखे गए हैं जिसमें ये बोलते हैं ना कि आपने बहुत सारे गाने ऐसे सुने होंगे जिसमें ईश्वर, अल्लाह, तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। तो ये क्या है कि ये वो लिटरेरी वर्क्स हैं जिनको लिखा ही गया है ताकि कल्चरली लोग जो है वो एक दूसरे से जुड़ पाए। ठीक है, नेक्स्ट, तो बेसिकली जब नेशनल एंथम में या बॉलीवुड फिल्म्स में या अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस की फिल्म्स में आप देखोगे कि डिफरेंट जो लोग होने के बाद भी वो सब चीजें जो हैं वो उसको एक ही तरीके से देखने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, आर्ट एंड हेरिटेज। क्लासिकल डांसेज है, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, कथक, फोक आर्ट्स हो गई जैसे वर्ली पेंटिंग, बिहू डांस, ये पैन इंडिया हेरिटेज है, ये हम सबकी मिलीजुली हेरिटेज है, ये किसी एक की नहीं है, किसी एक धर्म की नहीं है। ठीक है, दूरदर्शन संगीत नाटक एकेडमी जैसे जो जो ऑर्गेनाइजेशन हुई जिन्होंने ये आर्ट्स प्रोड्यूस की, तो बेसिकली इन्होंने क्या किया कि इनको सबका बना दिया और ये आज हम सबके कल्चर का हिस्सा है। ये नहीं है कि ये सिर्फ एक का है। तो भरतनाट्यम एक हिंदुस्तानी की आइडेंटिटी है ना, वो किसी एक व्यक्ति की, किसी मुस्लिम की या हिंदू की आइडेंटिटी तो नहीं है ना। ठीक है, और कंक्लूजन में वही कि फेस्टिवल, लैंग्वेज और आर्ट ऐसी चीजें हैं जो डाइवर्सिटी जो है उसको यूनिटी में बदलती हैं। और बेसिकली फॉर एग्जांपल कुंभ मेला, यहां पर क्या होता है कि सभी धर्मों के लोग जो है ऐसे मेलों में जाते हैं और इनको अटेंड करते हैं और ये भी एक हार्मनी का प्रतीक बन जाता है। ठीक है, तो फेयर्स भी उसमें शामिल हो जाते हैं। तो ये भी हमने एक एग्जांपल के तौर पे कंक्लूजन में ऐड कर दिया। ठीक है, रिसेंट हुआ था तो इसलिए कर दिया। नेक्स्ट, अब एक और सवाल ऐसा ही जो दिया गया था, विद सच ह्यूज डाइवर्सिटी इन इंडिया हाउ कल्चर हेल्प द इंडियन नेशनल मूवमेंट इन गेटिंग फ्रीडम। कल्चर ने कैसे हमारे आजादी में योगदान दिया, यह पूछा गया है। ये एक और गुगली थी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन का है, ये कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि वही कोई आपको जो है वो रॉकेट साइंस लगेगी इसमें या कोई बहुत, आप थोड़ा सा धैर्य के साथ और थोड़ा सा समझ के साथ इसे आंसर करेंगे तो इट वाज वेरी इजी टू आंसर। ठीक है, इंडियाज कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफन परसीव्ड एज चैलेंज। अब देखो, अब बेसिकली कि जो हमारा नेशनल मूवमेंट है इसमें आप पीरियड बता दो 1857 से 1947 के दौरान राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो चला। अब इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस थे हमारे बीच में, रिलीजियस बेसिस पे, कल्चरल, लिंग्विस्टिक बेसिस पे और रीजनल डिफरेंसेस थे, लेकिन हम कुछ कॉमन वैल्यूज शेयर करते हैं। ठीक है, अब ये भी कुछ वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें देखो सिंपल, पहला कल्चरल यूनिटी एज अ यूनिफाइंग फोर्स, तो अब बेसिकली शेयर्ड सिंबल्स एंड नेशनल आइडेंटिटी। अब एक चीज है
कि हमने सवाल में क्या बोला था, अगर आप ध्यान से देखें कि कैसे जो है कल्चर ने राष्ट्र को जोड़ने में मदद की। आप देखेंगे कुछ नेशनल सिंबल्स जो है वो नेशनल मूवमेंट के दौरान इस्तेमाल किए गए, जो अलग अलग धर्मों के, जैसे हमारा नेशनल फ्लैग देख लो, ऑरेंज या सैफरन वो एक धर्म को प्रतीकात्मक रूप से दर्शाता है, व्हाइट दूसरे रिलीजन को, ग्रीन तीसरे रिलीजन को, और उन सबको जोड़ दिया जाता है उस झंडे में। तो ये दिखाता है कि ये हमें जोड़ता है। तो बेसिकली ये क्या हो रहा है कि कल्चर जो है ना वो हम सबके अंदर जुड़ाव लाता है। वंदे मातरम जैसा सॉन्ग हो गया, या गांधी जी के इंटरप्रिटेशन ऑफ दिवाली कि दिवाली सबका उत्सव है, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नहीं, हर हिंदुस्तानी का उत्सव है, तो ये उन्हें एक पैन इंडिया आइडेंटिटी देता है। गांधी जी ने जब खादी का प्रयोग किया तो अब बेसिकली उन्होंने ये कहा कि ये हमारी जीवन शैली का हिस्सा है, ये हमारी डे टू डे लाइफ का हिस्सा है, और इसीलिए हर किसी को इसका इस्तेमाल करना चाहिए, और ये हमारे संघर्ष का प्रतीक है। ठीक है जी। उसके अलावा कल्चरल मूवमेंट्स एंड आर्टिस्टिक रेजिस्टेंस। अब देखो एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं आपको, लिटरेचर और पोएट्री। टैगोर साहब ने जब अपनी राइटिंग्स लिखी, खास तौर पे उसके अंदर हमारा नेशनल एंथम भी है, तो उसके अंदर उन्होंने सभी लोगों को जोड़ने की बात की ना। ठीक है, तो लिटरेचर और पोएट्री हो गया। उसके अलावा आप पेंटिंग में देखो, भारत माता की एक पेंटिंग, जो हमारे यहां पर ना जैसे देवियों की जो है वो मूर्त बनाई जाती है, ऐसे ही नेशन की भी एक मूर्त बनाई गई रिलीजियस एस्पेक्ट में। और क्योंकि हमारे कल्चर में है कि हम जो है जिसको भी एक देवी की तरह पूजते तो उसके प्रति समर्पित हो जाते हैं, तो इसलिए भारत माता की पेंटिंग बनाई अवनींद्रनाथ टैगोर ने, जो एक सिंबल बन गई कि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी नेशनैलिटी, हमारी आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसका प्रतीक बन गई वो इमेज जो अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाई। बंकिम चंद्र ने जो आनंद मठ लिखा और तमिल नेशनल पोएट्री आप ये कह ले, तो ये क्या करती है कि एंटी कॉलोनियल सेंटिमेंट्स और लोगों को, अलग अलग भाषाओं के लोगों को एक सूत्र में पिरोने का काम करती है। ठीक है, तो मैंने एग्जाम्पल क्या क्या दिए, एक तो मैंने एग्जाम्पल ले लिया पोएट्री का, एक मैंने पेंटिंग का ले लिया, ठीक है, और फिर दो एग्जाम्पल और पोएट्री के ले लिए। तो ये सारे एग्जाम्पल, आप चाहे तो दो ही एग्जाम्पल कोट कर दो, दैट विल बी इनफ, पर मैंने ज्यादा दे दिया है एग्जाम्पल इसमें। ठीक है, उसके अलावा रीजनल ट्रेडिशंस एंड नेशनल इंटीग्रेशन। अब आप देखो इसमें क्या है कि सुभाष चंद्र बोस ने बंगाल की मार्शल हिस्ट्री का लोगों में बखान किया, जिससे कि लोग जो है ना वो अपने एग्रेशन के साथ अंग्रेजों के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाए। ऐसे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी गुजराती इडियम्स का इस्तेमाल किया किसानों को इकट्ठा करने के लिए। तो बेसिकली रीजनल एथोस या रीजनल लोगों के बीच में यूनाइट्स पैदा करने के लिए रीजनल लैंग्वेजेस या रीजनल हिस्ट्री का प्रयोग किया गया। ठीक है, साथ ही में रिलीजियस फेस्टिवल्स, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म। अब ये तो हमें पता ही है, बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव आयोजित करवाया और उसके जरिए बड़ी संख्या में लोग यूनाइट करने में सफल हुए। वो शायद वैसे ही जैसे उन्होंने और गणेश चतुर्थी और शिवाजी उत्सव जो भी मनवाए, तो उससे क्या हुआ कि लोगों के बीच में एक यूनिटी हासिल करने में सफल हुए वो, और जो अंग्रेजों का आइडिया था डिवाइड एंड रूल, उसको बहुत हद तक वो काउंटर कर पाए इसके जरिए। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि जब ये पूछा जाए कि एक बड़ी डाइवर्सिटी है हिंदुस्तान में, तो कल्चर ने अपना क्या रोल प्ले किया। कल्चर ने हमेशा लोगों को जोड़ने का काम किया, चाहे वो आप ये कह लें कि नेशनल सिंबल्स हैं जो रिलीजन से जुड़े हुए रहे, चाहे आप पोएटिक वर्क्स देख लें, पेंटिंग देख लें, चाहे आप लोकल लैंग्वेज का यूज देख लें जिसके जरिए लोकली लोगों को इकट्ठा किया गया, तो वो सब चीजें, और उसके अलावा हमारे फेस्टिवल्स, इन सब ने भी। तो बेसिकली आप देखें 14th और 21st क्वेश्चन बहुत हद तक सिमिलर थे, और ऑल्दो बस ये था कि नेशनलिज्म पे कल्चर ने किस तरीके से जो है असर डाला, वो इस क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इंडिया की कल्चरल डाइवर्सिटी वीकनेस की बजाय एक फ्रीडम स्ट्रगल में एक स्ट्रॉन्ग पिलर बन के उभरी, और इसी वजह से रीजनल अडेप्टेशन होने की वजह से और रीजनल लैंग्वेजेस का यूज करके लोकली लोगों को यूनाइट किया जा सका फॉर अ बिग स्ट्रगल। ठीक है, तो यही आप इसमें यहां पर कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, ऑल्दो यू कैन यूज डिफरेंट वेज टू कंक्लूड और डिफरेंट लैंग्वेज यूज कर सकते हो आप, लेकिन थीम आपको यही रखना है। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे। जय भारत, जय हिंद।